फिजिक्स को सही करना है, फिजिक्स को सही करना है तो दो तीन चीज़ पहले सही करना पड़ेगा। जैसे कोई पेड़ है उसको काटना है, पहले क्या हथियार को क्या करना है, धारदार करना पड़ता है ना। हथियार क्या करना है, धारदार करना पड़ेगा तब ना पेड़ काटोगे। भोतर ले लोगे तलवार, देखो इसको, इसमें हंसने वाला क्या बात था, तलवार को धारदार करके तभी। तुम लोग बेमतलब का हंसती हो, जहाँ हंसाएंगे वहाँ हंसो। अब पढ़ा रहे हैं हंस रही है, बताओ। फिजिक्स को समझने के लिए तीन टूल्स चाहिए, तीन चीज़ तुम्हारा सही होगा तो फिजिक्स सही हो जाएगा। पहला तुम्हारा क्या है, कैलकुलस सही होना चाहिए। ये क्या, मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, ठीक है, मैथ्स का। और भी मैथ बेसिकली ऐसा बोल दो, मैथ सही होना चाहिए, ठीक है। मैथ्स में कुछ है, जैसे तुम्हारा कैलकुलस हो गया। आवाज़ नहीं आ रहा है क्योंकि खोलने से कोई फायदा नहीं होगा, खोल दो। फिजिक्स को समझना है, तीन चीज समझना पड़ेगा। पहला मैथ समझना पड़ेगा। मैथ में क्या, मेनली प्राइमरी कैलकुलस हो गया, थोड़ा बहुत ट्रिगो, ठीक है, और थोड़ा बहुत अदर मैथमेटिक्स का, ठीक है, अदर मैथमेटिक्स का जैसे हो गया अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये सब थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सीखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा नंबर पे जो तुमको सीखना पड़ेगा वो है वेक्टर एनालिसिस सीखना पड़ेगा। वेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं कि वेक्टर, कोई भी वेक्टर है, दो फोर्स को, दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको समझना पड़ेगा, ठीक। तीसरा, यदि तुम ठीक ठाक जान रहे हो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर, तो तुमको बहुत हेल्पफुल होता है यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये तीन टॉपिक तुमको सही करना पड़ेगा फिजिक्स को सही करने के लिए, ठीक है। मतलब फिजिक्स को सही करना, ये तीन टॉपिक क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 1 नंबर। उसके बाद हम 2 नंबर में ये पढ़ाएंगे, 2 नंबर में ये पढ़ाएंगे, और तीसरा नंबर हम ये पढ़ाएंगे। ऑलमोस्ट ये सारा मिला करके 1 मंथ लगेगा, 1 मंथ शुरू कर रहे हैं, वेक्टर एनालिसिस शुरू कर रहे हैं, ठीक। तो चलो तो सबसे पहले एक टर्म आता है वो समझते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। क्या है, वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। फिजिकल का हिंदी होता है भौतिक, और क्वांटिटी का मात्रा, भौतिक मात्राएं, ये क्या होता है उसको समझना पड़ेगा, ठीक। मुन्ना माइकल, तो हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा सके, जिसको मापा जा सके, वो क्वांटिटी क्या बोलेंगे, जिसको मापा जा सके उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक। बोले कि इसका लेंथ, इसका लंबाई, इस पेन का लंबाई को मापा जा सकता है, वो स्केल लेंगे। अब स्केल पे से रख के नाप लेंगे लंबाई कितना है, देखो तो लगभग 5.5 सेंटीमीटर के आसपास, तो माप लिए ना, मापे कि नहीं मापे, तो इसका लंबाई को माप सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। किसी का लंबाई को मापा जा सकता है। कोई सा गाड़ी है, सब मर्सिडीज है या कोई बाइक है, और बाइक किसी स्पीड से जा रहा है, तो उसका स्पीड माप सकते हैं। उसका स्पीडोमीटर में दिखाता रहता है ना, 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड को भी मापा जा सकता है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसको मापा जा सके उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर नहीं, उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जिसको मापा जा सके उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक। जैसे तुमको भूख लगा हुआ है, क्या भूख को नाप सकती हो कि कितना भूख लगा हुआ है, तो भूख जो हो गया तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक। जैसे तुम्हारा है कोई भी फीलिंग्स है, क्या फीलिंग्स को नाप सकती हो, कितना गुस्सा आ रहा है, कितना प्यार आ रहा है, नाप सकते हो नहीं ना। तो ये सब जो तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी कैटेगरी में नहीं गिरेगा, समझा। ऑल मेजरेबल क्वांटिटी इज आवर फिजिकल क्वांटिटी। हर वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। वो क्वांटिटी जिसको मापा जा सके उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, कोई दिक्कत। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या बात करें, डिस्टेंस बात किए, डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेचर, स्पीड,
ठीक है, फोर्स, ठीक है। तो ये सब क्या है तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी है, ये सब तुम्हारा क्या है फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन यदि तुम बात करो लव, हंगरी, भूख, ये सब क्या फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, नॉट फिजिकल। क्लियर है यहाँ तक? तुमको दीपिका क्लियर है? ठीक, छाप लेना, अभी थोड़ा सा पढ़ा देते हैं तो छाप लेना। तो यहाँ पे दो क्वांटिटी को पकड़ते हैं, एक को हम पकड़ रहे हैं, एक को पकड़ रहे हैं टेम्परेचर, और दूसरा क्वांटिटी पकड़ रहे हैं यहाँ पे फोर्स। दूसरा क्वांटिटी क्या पकड़ रहे हैं? फोर्स। अब देखो, सपोज को इस रूम का तापमान कुछ है 20 डिग्री सेल्सियस है, रूम का तापमान कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है। तो तुम यहाँ पर रहोगे तो भी तुमको 20 डिग्री वाला फीलिंग आएगा, तुम वहाँ पर जाओ तभी तुमको 20 डिग्री वाला फीलिंग आएगा। तुम रूम के किसी कोना पर चले जाओगे, रूम के किसी कोना पर चले जाओगे, टेम्परेचर तुमको सेम फील होगा, ठीक है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम फील होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो तुम्हारा किसी लोकेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, या कह सकते हैं कि टेम्परेचर किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ आ रहा मुन्ना माइकल कि टेम्परेचर किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तापमान जो है तुम्हारा हर जगह सेम है, वहाँ वहाँ यहाँ वहाँ वहाँ सब जगह सेम है। एक्सटर्नल फैक्टर मत लगा दो, ऐसा नहीं कि कान के सामने एसी लगा देंगे बोले ठंडा लग रहा है सर, वहाँ एसी नहीं है तो गर्मी लग रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर ऐड नहीं करना है, बिना एक्सटर्नल फैक्टर ऐड किए हुए तुमको हर जगह रूम के हर कोना में तुमको क्या हो रहा है, गर्मी सेम लग रहा है, तापमान तुमको सेम फील हो रहा है। तापमान क्या है, कितना कोल्डनेस और कितना हॉटनेस तुम फील कर पा रहे हो, ठीक है। तो वो तुमको हर एक कोना में सेम फील कर रहा है। कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो तुम्हारा किसी डायरेक्शन में डिपेंड नहीं कर रहा है, तुम उस डायरेक्शन चले जाओ या इस डायरेक्शन चले जाओ, हर डायरेक्शन में तुम्हारा टेम्परेचर क्या है सेम है। तो टेम्परेचर किसी डायरेक्शन में डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। ये बात क्लियर है कि टेम्परेचर किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन फोर्स के बारे में बात करते हैं तो सिंपल ही समझो कि ये तुम्हारा सरफेस है और ये तुम्हारा ये तो बॉडी है, इधर फोर्स लगा है तुम्हारा तो मोशन किधर हुआ, बॉडी इधर गया, इधर फोर्स लगा बॉडी घसक के उधर गया, मोशन किस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ। लेकिन उस दूसरे और यही ऑब्जेक्ट में यदि हम लोग इधर फोर्स लगाए, जब फोर्स इधर लगाए तो ऑब्जेक्ट किधर गया, इधर गया, वाई एक्सिस में गया। जो एक्स एक्सिस में फोर्स लगाए एक्स एक्सिस में गया, जो वाई एक्सिस में फोर्स लगाए तो वाई एक्सिस में गया। इसीलिए हम कह सकते हैं फोर्स को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन बहुत जरूरी है। इसीलिए क्या कर सकते हैं कि फोर्स के लिए क्या है, डिपेंड्स किस पे कर रहा है, डायरेक्शन पे, डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। हमको डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तभी हम बता पाएंगे कि मोशन किस डायरेक्शन में है। आ रहा माथा में घुस रहा है कुछ, बोलो करो, रिस्पॉन्स दो तो समझ में आएगा। नहीं आ रहा है कि आ रहा है, आ रहा है, नया स्टूडेंट बोलेगा आ रहा है, नहीं सर, यस सर, हाँ ये बार यस ये बार नो, ठीक है, सब आवाज सुनाई नहीं देता हमको, ठीक, ये आ रहा है ना, ठीक, तुमको आ रहा है। मतलब फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स में डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन चेंज करने पे मोशन चेंज हो रहा है। इसीलिए बोले कि फोर्स ऐसा क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और ये टेम्परेचर ऐसा क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक। तो इसीलिए हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में डिवाइड किए। बोले जो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन जरूरी है उसको नाम देंगे वेक्टर, जिसमें डायरेक्शन जरूरी है उसको क्या नाम देंगे, वेक्टर। जिस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है उसको क्या नाम देंगे, स्केलर। उसको क्या नाम देंगे, स्केलर, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इसीलिए हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं वेक्टर। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारा इसको ब्रॉडली दो भाग में डिवाइड किए। एक का नाम दिया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा का नाम दिया स्केलर। और हम बोले कि ऐसा क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन का जरूरत ना हो, मतलब उस, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल में क्या लिख रहे हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी, वह फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास
विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज। मैग्नीट्यूड किससे रिलेट करता है? साइज से। सपोज करो कि हम बोल रहे हैं डिस्टेंस, क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस। और डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर है। और एक बात हो रही है 100 मीटर। दोनों तो डिस्टेंस है, लेकिन दोनों अलग अलग इसलिए है कि उसके मैग्नीट्यूड से, उसके नंबर से डिसाइड हो रहा है कि 10, इसका लेंथ कितना है? 10 मीटर, और इसका लेंथ कितना है? 100 मीटर। दोनों का क्या है? नंबर अलग अलग है। मैं नंबर जो है, ये नंबर जो है वो क्या रिफर करता है? मैग्नीट्यूड को। ये क्या रिफर करता है? तुम्हारा नंबर। ये क्या है? नंबर है। मैग्नीट्यूड क्या रिफर कर रहा है? नंबर। उसका साइज या साइज, उसका साइज कितना है? इसका साइज 10 मीटर है, इसका साइज 100 मीटर है। तो मैं डिस्टेंस को बताने के लिए क्या चाहिए? बस साइज के बारे में पता होना चाहिए। डायरेक्शन में जरूरी यहाँ नहीं है। जिस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है उसको क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। वेक्टर उसको बोलते हैं जिसके में डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो। दोज फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude, that means उसका जो साइज है, कितना साइज है उसका, ये क्या बताता है? साइज के बारे में बताता है। या एंड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में। ठीक, देखो एक बात, यहां पे जब हम बचपन में क्या पढ़े हैं कि 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। तो ये बेसिक अलजेब्रा है। ये क्या है? बेसिक अलजेब्रा है। स्केलर तुम्हारा बेसिक अलजेब्रा फॉलो करता है, फॉलोज बेसिक अलजेब्रा। 2 + 2 = 4 हो जाए, समझ जाना क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। 2 + 2 = 4 हो जाए, समझ जाना क्या है? स्केलर क्वांटिटी। से 2 मीटर + 2 मीटर कितना मीटर हुआ? 4 मीटर। तो 4 मीटर हो गया तो समझ जाना ये क्या है? ये तुम्हारा स्केलर है। ठीक है। लेकिन वेक्टर में क्या होता है ना कि 2 न्यूटन + 2 न्यूटन, ये 4 भी हो सकता है, 4 न्यूटन भी हो सकता है, ये 2 न्यूटन भी हो सकता है, ये 1 न्यूटन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2 + 2 जो है 4 तो हो सकता है, लेकिन 2 भी हो सकता है। हम ऐसा बोल दे तुमको कि भाई साहब 2 न्यूटन को यदि 2 न्यूटन के साथ जोड़ेंगे तो ये 2 न्यूटन होगा। सुनने में कैसा लग रहा है? बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 न्यूटन + 2 न्यूटन 2 न्यूटन कैसे हो सकता है? लेकिन वेक्टर एडिशन में ऐसा हो सकता है। जब 2 वेक्टर को ऐड करेंगे ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कब होगा? जब हम इन दोनों के बीच डायरेक्शन के बारे में पता होगा। और इन दोनों के बीच में डायरेक्शन यदि एंगल 120 डिग्री होता है, सवाल में ऐसा करवाए थे क्लास में कि 2 सेम फोर्स था, 2 न्यूटन 2 न्यूटन का, दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना था? 120 डिग्री। तो उसका जो आउटकम्स आ रहा था वो 2 न्यूटन ही आ रहा था। लेकिन स्केलर के टर्म में ऐसा नहीं हो सकता है। इसके में 2 + 2 तुम किसी कंडीशन में जोड़ो, किसी डायरेक्शन में जोड़ो, हमेशा 2 ही होगा। समझा? तो वेक्टर में कुछ अजीब हो रहा था, इसीलिए इसको बोले कि ये अलग अलजेब्रा फॉलो करता है। ये जो अपना अलजेब्रा पढ़ रहे थे वो अलजेब्रा फॉलो करता है, ठीक है, लेकिन ये एक डिफरेंट टाइप का अलजेब्रा को फॉलो करता है। उसका नाम दे दिए वेक्टर अलजेब्रा। क्या नाम दे दिए? वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा वो ये क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है। वेक्टर कौन सा है? डिफिनेशन इसका, ऐसा क्वांटिटी के पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो और साथ साथ क्या करे? वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे। यदि ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और साथ साथ वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे। क्लियर ये बात? ठीक। ये हो तुम्हारा वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत कुंडली। ठीक। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल में लिख लो फोर्स। और क्या एग्जाम्पल होता है? डिस्प्लेसमेंट। और तुम्हारा एग्जाम्पल है इसका वेलोसिटी, और जो है एक्सेलरेशन, बहुत सारा है, एटसेट्रा कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल में लिख लो डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड, ठीक, और ये सब।
क्लियर है? ठीक, एक क्वांटिटी करंट के बारे में। तो करंट जो है ना, जैसे मान लीजिए ये वायर है और इस वायर में जा रहा है 100 एम्पेयर करंट जा रहा है, तो ये 100 क्या बता रहा है, उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, उसका साइज क्या है, ठीक, उसका साइज क्या है, ये क्या बता रहा है, 100 से पता चल रहा है, समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर, नंबर या बोलो साइज, ठीक है। लेकिन करंट के पास क्या अपना डायरेक्शन भी है, करंट के पास क्या अपना डायरेक्शन भी है। तो करंट के पास दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड भी है। देखो समझ में नहीं आएगा तो बोलना, अदरवाइज हमको पता नहीं चलेगा तुम लोग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। न्यू स्टूडेंट को बोल रहा है, समझ में नहीं आएगा तो बताना। करंट के पास क्या है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। तो करंट ऐसे बह रहा है, हम बोले कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। निकालते हैं ना, क्लास 10 में पढ़े ना डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, पढ़े हुए ना। तो ये हो गया तुम्हारा। तो ये कैसा क्वांटिटी होगा आंसू, कैसा होगा, जोर से बोलो। इसके बाद डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी, कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर होगा, वेक्टर होगा, ठीक है। लेकिन ये स्केलर है, बता दे क्यों। देखो ये वेक्टर होना चाहिए इसको, लेकिन क्या हो रहा है ना, सपोज कोई ऐसा वायर है, ठीक है, और इधर कुछ लगा दिए मीटर, कुछ डिवाइस लगा दिए इसमें, और इस डिवाइस से 2 एम्पेयर करंट निकल रहा है और इधर से भी 2 एम्पेयर करंट निकल रहा है। तो इधर से कितना एम्पेयर करंट जाएगा, 4 एम्पेयर करंट जाएगा, ठीक। अब इस दोनों वायर को क्या कर दिया, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिए, दोनों वायर का डायरेक्शन चेंज कर दिए। अब क्या करें, एक वायर ऐसे कर दिए, दूसरा वायर ऐसे कर दिए। यहाँ पे एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री है, यहाँ एंगल मान लेते हैं 90 डिग्री है। यहाँ से 2 एम्पेयर करंट जा रहा है, यहाँ से भी 2 एम्पेयर जा रहा है, और यहाँ ये ऐसे पास कर रहा है। अभी भी यहाँ से कितना एम्पेयर जा रहा है, 4 एम्पेयर जा रहा है करंट। ये तुम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हो, एमीटर लगा करके तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पता चल क्या रहा है कि इसका डायरेक्शन यहाँ पे 30 डिग्री था और यहाँ पे 90 डिग्री था। एंगल चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया दोनों वायर का, लेकिन आउटकम्स 4 एम्पेयर इसमें भी है और 4 एम्पेयर इसमें भी है। मतलब क्या, इसका आउटकम जो है डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसका आउटकम्स डायरेक्शन पे डिपेंड ना कर सके क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इसलिए क्या है, करंट कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर को फिर से डिफाइन करते हैं, रीडिफाइन करते हैं वेक्टर को। तो हम लोग क्या बोलेंगे वेक्टर को कि दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, उसके पास क्या है, विच हैव मैग्नीट्यूड, that means size as well as direction, and also follows vector law of addition, या सिंपल ये बोलो वेक्टर अलजेब्रा। ऐसा क्वांटिटी पर डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, साथ साथ वो वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करता हो। यदि ऐसा क्वांटिटी पर डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, स्केलर कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर अलजेब्रा को उसको क्या होना चाहिए, अरे यार वेक्टर अलजेब्रा को उसको क्या होना चाहिए, वो इनका जो नियम है उसको मानना चाहिए, ठीक है। तभी करंट जो है, इसलिए करंट जो है तुम्हारा is a scalar because it does not obey vector law of addition, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि डायरेक्शन भी जरूरी है, दो क्वांटिटी को जोड़ने के लिए डायरेक्शन क्या है, जरूरी है, ठीक है। और वहां पर करंट में क्या देख रहे थे, करंट में देख रहे थे डायरेक्शन को चेंज किए, डायरेक्शन को, यहाँ पे डायरेक्शन और यहाँ डायरेक्शन डिफरेंट है, दोनों डायरेक्शन चेंज किए, करंट का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स करंट जो है डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब
डायरेक्शन है उसके पास, लेकिन वो करंट को कैरेक्टराइज करने के लिए, मतलब उसके बारे में बताने के लिए, करंट के बारे में बताने के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ दिख रहा है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये कैसा क्वांटिटी है, करंट स्केलर है। कोई दिक्कत 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 नहीं ना, दिक्कत दीपिका? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अभी क्या होता है अभी तो नहीं बताएंगे, बस इतना जान लो कि दो चीज़ को ऐड करना है, तो दोनों चीज़ को ऐड करने के लिए डायरेक्शन भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है। उसमें दो क्वांटिटी ऐड हो रहा है, दो फिजिकल क्वांटिटी, जो दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो जरूरी है, 2 + 2 = 4 होगा, लेकिन यदि डायरेक्शन डिफरेंस है तो 2 + 2 = 4 ना भी हो सकता है, वो 2 ही हो सकता है, या 3 भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। 2 + 2 4 हमेशा बेसिक अलजेब्रा में होगा, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में 2 + 2 4 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन पे इंडीड डिपेंड करता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। करंट के केस में क्या देखा जाएगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन यहाँ चेंज कर दिए दोनों वायर का डायरेक्शन, तो भी रिजल्टेंट क्या आ रहा है, वही आ रहा है, 4 एम्पेयर ही आ रहा है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, समझ में आ गया? ठीक। अब दूसरा है टर्म रिप्रेजेंटेशन, कैसे करते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, दो प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या बोलता है कि वेक्टर को एक एरो से दिखाते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एक एरो से। एरो मतलब क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एरो का मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके पास क्या हो, डायरेक्शन हो। एरो का क्या मतलब हुआ, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो क्या बोले, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ, इट इज रिप्रेजेंटेड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को आम भाषा में क्या बोलते हैं, एरो। आम भाषा में क्या बोलते हैं, एरो। ठीक है, क्या बोलते हैं, एरो बोलते हैं। कोई दिक्कत? वेक्टर को किसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से करेंगे। ठीक, दैट मीन्स सपोज करो कि ऐसा एक एरो है, तो ये क्या है, एरो। तो ये क्या है, वेक्टर हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, वेक्टर। मतलब किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना तो क्या करेंगे, एरो बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एरो। उस एरो का जो सर होगा, ये जो हेड है, उस एरो का जो हेड होगा, उस एरो का जो हेड होगा, वो हेड जो होगा उसका डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। हेड क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। लेकिन उसका जो ये जो पीछे वाला टेल है, टेल, इसको टेल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। और हेड क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। क्लियर है, क्लियर है। और इसका जो लंबाई है, ये जो तीर का लंबाई है, ये लंबाई, लेंथ, लेंथ क्या बताएगा, वो मैग्नीट्यूड बताएगा। क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। ये बात क्लियर है। यदि हम लोग दो तीर बनाते हैं, एक ऐसा तीर बनाते हैं और एक ऐसा तीर बनाते हैं, इसको बोलते हैं ए, सॉरी, ये दो तीर, बताओ किसका किस वेक्टर का लंबाई ज़्यादा है, ऊपर वाले का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ किस वेक्टर का ज़्यादा होगा, ऊपर वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। ये बात क्लियर है। और इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। ठीक, मतलब ये लेंथ डिसाइड करेगा, साइज जो है इस तीर का, लेंथ जो है तीर का, मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक, और डायरेक्शन क्या बताएगा, ये डायरेक्शन है। ठीक है, अब हमेशा तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि दिया हुआ कि एक वेक्टर है 10 न्यूटन का, तो 10 न्यूटन का 10 मीटर वाला 10 मीटर बराबर एक एरो खींच देंगे। अब 50 न्यूटन का तो 50 मीटर बराबर एक एरो खींच देंगे। अब बोलेंगे ये 50 न्यूटन का वेक्टर है और 10 न्यूटन का वेक्टर है। हमेशा तुम एरो तो नहीं खींचोगे। तो उसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या है कि उसके बारे में, जैसे मानो सपोज इसका टेल जो है, सपोज करो इसका टेल है किसी पॉइंट ओ पे है, किसी पॉइंट ओ पे है,
और इसका हेड जो है किसी पॉइंट बी पे है, ए पे है, समझा। वेक्टर का टेल ओ पॉइंट पे है, वेक्टर का हेड ए पॉइंट पे है, तो इसको बोलेंगे ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर का नाम दे देंगे, इसका क्या देंगे, नाम। तो क्या नाम देंगे इसका, बोलेंगे ये ओ ए वेक्टर है, क्या है, ओ ए, क्या नाम देंगे इसका, ओ ए वेक्टर है। लेकिन ये वेक्टर इसको दिखाने के लिए इसके माथा पे तीर लगा देंगे, समझ में आया। तो इसका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार किया गया, 3 प्रकार से किया गया रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे दो, ऐसा लाइन है, ए ओ ए है और यहाँ पे ए है, तो इसको किसी किसी बुक में ऐसा लिखता है आराम से, ये क्या है, ओ ए वेक्टर है, क्या है, ओ ए वेक्टर। या कोई कोई इसको नाम दे देता है, बोलता है कि इसको हम नाम देंगे एफ, इसको क्या नाम देंगे, एफ वेक्टर। क्या बोलेंगे, ये एफ है, तो क्या बोलेंगे यहाँ सिंपली कि ये एफ वेक्टर है, क्या है, ये एफ वेक्टर है। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि किसी किसी बुक में क्या करते हैं, जो ओ ए है ना, ओ ए उसको ब्रॉड कर देगा, जब मोटा, और इसको थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड कर देगा, इसका मतलब हो गया ओ ए वेक्टर, समझ में आया। या एफ लिखना होगा, यदि एफ वाला लिखना होगा तो एफ को ऐसे ब्रॉड कर देगा, तो ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया। मतलब सिंपली समझो कि एफ लिख दिए तो ये क्या है, स्केलर, और इसी को ऐसे ऐसे गंज दिए, ऐसे करके मोटा कर दिए, ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया। किसी किसी बुक में इस प्रकार लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग कैसा कैसा करेंगे, तो हम लोग ये वाला अपनाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखो, हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर है, वेक्टर के पास 2 चीज होता है, एक होता है क्या, बोलो साथ साथ बोलो, और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन, ठीक है। जैसे वहां पे लिखे तो ओ ए वेक्टर या ओ ए वेक्टर लिखे थे ऐसा, तो इसके बाद भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका कैसा है, इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, लिखने का तरीका ऐसा है, सिर्फ ओ ए लिख दो, सिर्फ ओ ए लिख दो, ऊपर तीर मत दो, तो बोलेंगे ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड। ये इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। या इसका और दूसरा तरीका क्या है, ओ ए वेक्टर लिख दो, लेकिन साथ में क्या कर दो, ऐसा करके मोडस लगा दो, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हारा क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। क्लियर है, बात नहीं क्लियर है। अब मैग्नीट्यूड जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो हो सकता है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि मॉडुलस से कुछ भी निकलेगा ना तो नेगेटिव नहीं निकलता, ठीक। ये क्लियर है। डायरेक्शन दिखाने क्या करते हैं ना कि ओ ए लिखते हैं और उसको टोपी पहना देते हैं, क्या करते हैं, टोपी पहना देते हैं, ठीक। ओ ए और एक टोपी पहना दिए तो उसको डायरेक्शन हो गया, और ओ ए को सिर्फ छोड़ दिए तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर है। इसी आगे हम पढ़ाएंगे कि इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, आगे पढ़ाएंगे इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, जो सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताता है। कोई दिक्कत। अब 2 टर्म बताना है, ठीक है। ये 2 टर्म को समझो, उसे कुछ खास मतलब नहीं है, कुछ पूछता उछता है नहीं, बट हाँ समझ लो कि एनसीईआरटी बुक में कहीं कहीं लिखा हुआ है 2 टर्म, या किसी बुक में 2 टर्म लिखा होगा। एक लिखा होगा फ्री वेक्टर, ठीक है, और दूसरा टर्म लिखा हुआ है बाउंड वेक्टर। ये 2 टर्म को समझ लेते हैं, क्या इसका मतलब क्या होता है। तो फ्री वेक्टर पर समझते हैं, जैसे ये वेक्टर है हमारा, ये क्या है, वेक्टर, और ये क्या है, तुम्हारा टेल है, और ये तुम्हारा क्या है, हेड है। किसी वेक्टर का टेल और हेड दोनों क्या हो, फ्री टू मूव हो, दोनों क्या हो, फ्री टू मूव हो। टेल और हेड, जैसे मान लो ये वेक्टर है, इसका ये हेड है, ये टेल है। जिस वेक्टर का हेड और टेल दोनों फ्री टू मूव हो, मतलब दोनों मूव कर सकता है, हेड भी मूव करेगा, टेल भी मूव करेगा, तो टेल भी आगे बढ़ रहा है, हेड भी आगे बढ़ रहा है, तो दोनों वेक्टर का हेड और टेल दोनों क्या हो, फ्री टू मूव हो।
फ्री टू मूव्ड हो, फ्री टू मूव हो, तो ऐसा वेक्टर को क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, द वेक्टर जिसमें, ऐसा वेक्टर जिसमें टेल और हेड दोनों क्या हो? फ्री हो, उसको क्या बोलेंगे? फ्री वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये जो टेल है ना, ये क्या है? बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये क्या तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और वेक्टर यहाँ खत्म हो रहा है, एंडिंग पॉइंट बोलो, एंड पॉइंट। ठीक है, जिस भी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्या हो? फ्री टू मूव हो, उसको क्या बोलेंगे? कौन सा वेक्टर? फ्री वेक्टर। तो दिक्कत। और बाउंड वेक्टर क्या होता है? बाउंड वेक्टर जिसका एक कोई फिक्स हो, या तो हेड या तो टेल, कोई एक तुम्हारे या तो हेड या तो टेल क्या हो? फिक्स हो। सपोज करो टेल है ये, और ये क्या है? तुम्हारा फिक्स है। ये टेल तो तुम्हारा ये क्या है? या स्टार्टिंग पॉइंट ये फिक्स कर दिए। जब एक पॉइंट तुम फिक्स कर दोगी तो ये तो मूव तो नहीं कर पाएगा, लेकिन ये क्या कर पाएगा? रोटेट कर पाएगा। तो एक पॉइंट फिक्स कर दो तो क्या करेगा? रोटेट कर पाएगा। इसलिए क्या होता है कि फ्री वेक्टर तुम्हारा ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब है मोशन अलोंग दी एक्सिस। जैसे एक्स एक्सिस में मूव करेगा, वाई में भी मूव करेगा, जेड में मूव करेगा। ठीक है, ट्रांसलेट कर पाएगा पूरा अपने आप को। ठीक है, एक जगह से दूसरा जगह वेक्टर तुम शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, फ्री वेक्टर। लेकिन ये जो बाउंड वेक्टर ये ट्रांसलेट नहीं करेगा, क्या करेगा? सिर्फ रोटेशन इसमें होगा, ओनली रोटेशनल मोशन पॉसिबल। रोटेशनल मोशन जो होगा यहाँ पे पॉसिबल होगा। क्लियर है बात? ठीक, बाउंड वेक्टर का क्यों? क्योंकि एक पॉइंट क्या है? इसका फिक्स्ड है। यदि एक पॉइंट तुम फिक्स कर दो तो ये आगे तो नहीं बढ़ पाएगा, इसको तुम पीछे भी नहीं कर सकते हो, उसको आगे भी नहीं खींच सकते हो और पीछे भी नहीं ठेल सकते हो। इसे क्या कर सकते हो? तुम यहाँ फोर्स लगाओ इस पर और इसको रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कराओ। ठीक है, तो बाउंड वेक्टर और फ्री वेक्टर कंसेप्ट में आया। फ्री वेक्टर क्या है? अब देखो यहाँ पे दो पॉइंट, जो तुम्हारा ये फ्री वेक्टर है, ये वेक्टर है हमारा। तुम इसको क्या करो? पैरेलली सिर्फ इसको उठा करके, इस वेक्टर को उठा करके यहाँ पे ले आओ। इस वेक्टर को उठा के क्या लाएंगे? यहाँ पे लाए। ये वेक्टर है, इसको उठा के यहाँ ले आए। ये रहा। दो क्या डायरेक्शन चेंज हुआ है दोनों का? डायरेक्शन सेम है। इधर इधर था, इधर ही डायरेक्शन है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है? डायरेक्शन सेम। और दोनों का लेंथ भी क्या है? सेम है। लेंथ सेम है। यदि L1 ये है तो ये भी L1 है, तो लेंथ भी तुम्हारा क्या है? लेंथ करने का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड। ये भी क्या है? सेम है। तो पैरेलली शिफ्ट करने से ना लेंथ चेंज हो रहा है, ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पैरेलली शिफ्ट करने से, पैरेलली शिफ्टिंग से ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना डायरेक्शन। और यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं हो रहा है तो वेक्टर भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर नॉट चेंज, वेक्टर जो है चेंज नहीं होगा, वेक्टर नॉट चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि यदि सपोज करो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो दोनों क्या होगा? सेम होगा। ए वेक्टर जो है बराबर होगा बी वेक्टर के। ठीक है, बस समझ में आया? कोई वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो तुम तो उसका वो वेक्टर चेंज नहीं करता। ठीक है, ये बात हम यहां लिख सकते हैं। व्हेन वी शिफ्ट एनी वेक्टर पैरेलली, then vector will not change, vector will not, तो वेक्टर क्या होगा? चेंज नहीं करेगा। कोई दिक्कत? किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अब बाउंड वेक्टर केस में देखो क्या है, ये हमारा वेक्टर है और इसका ये वाला पॉइंट जो है मान लो फिक्स कर दिए, तो अब ये क्या कर सकता है? ये ट्रांसलेशन तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉइंट इसमें मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे किल ठोक दिए, तो क्या ये ट्रांसलेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करेगा? सिर्फ रोटेशन कर पाएगा। क्या करेगा? सिर्फ रोटेशन कर पाएगा। तो ये वेक्टर ऐसा था, अब ये वेक्टर कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया, रोटेट करके, कुछ एंगल मानो रोटेट कर गया होगा ये।
थीटा एंगल रोटेट कर गया। हाँ, और ई वेक्टर का नाम दे देते हैं ए वेक्टर, इस वेक्टर का नाम दे देते हैं बी वेक्टर। तो अब देखो ये दोनों वेक्टर के बारे में बात करें, ये दोनों वेक्टर के बारे में। तो अब बताओ इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड दो क्या है, इसका भी एल है मैग्नीट्यूड, लेंथ सेम है L1। यदि इसको ऐसे घुमा देंगे क्या इसका लंबाई बदल जाएगा? बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो मैग्नीट्यूड क्या हो इसमें? मैग्नीट्यूड तो वही रह जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रह जाएगा। ये क्या है तुम्हारा? सेम है। लेकिन क्या डायरेक्शन चेंज हुआ है? एक का डायरेक्शन इधर था, एक का डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। डायरेक्शन यहाँ पे क्या है? चेंज्ड। तो वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन कुछ भी चेंज हुआ, एक कोई भी चेंज हुआ, या दोनों चेंज हो जाए या एक चेंज हो जाए या कोई भी एक चेंज हो जाए, तो बोलेंगे वो चेंज हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें क्या होगा? वेक्टर चेंज कर गया। वेक्टर क्या हो गया? चेंज हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो है नॉट इक्वल टू वेक्टर बी है। तो ये दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, व्हेन वी रोटेट अ वेक्टर देन वेक्टर विल चेंज। वेक्टर विल चेंज, वेक्टर चेंज कर जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बॉन्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर समझ में आ गया? ठीक। फ्री वेक्टर को हम पैरेलली मूव कर सकते हैं, बॉन्ड वेक्टर को पैरेलली मूव तो कर ही नहीं सकते क्योंकि एक तो पॉइंट ही फिक्स है उसका। हाँ, रोटेट कर सकते हैं, लेकिन रोटेट करने में दिक्कत क्या है? वेक्टर ही चेंज कर जाएगा। बात समझ में आ गया? हम बोलते हैं कि जो छूने नहीं ब्लैक बोर्ड। टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक। तो पहला टाइप हम बोलते हैं पढ़ा रहे इक्वल वेक्टर। क्या है पहला टाइप? इक्वल वेक्टर। ये क्या होता है? देखो नाम से पता चलता है कि दोनों वेक्टर जब इक्वल हो जाए तो क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर बता दे बोलेंगे, ठीक है। ऐसा वेक्टर जब दो वेक्टर, जैसे ये वेक्टर है और ये दो वेक्टर है, और जब दोनों वेक्टर क्या हो जाए? इक्वल हो जाए तो क्या बोलेंगे? दोनों क्या बोलेंगे? उसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। और इक्वल कब होगा? तो वेक्टर के पास क्या चीज होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मतलब इन दोनों का डायरेक्शन सेम हो, दोनों का सर कहाँ है? एक तरफ है। डायरेक्शन सेम हो और लंबाई भी दोनों का सेम हो जाए तो क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर बोलेंगे। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का यदि सेम हो तो क्या बोलेंगे उसको? इक्वल वेक्टर। मतलब इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे? जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या? बोथ विल बी सेम। बोथ विल बी सेम, दोनों क्या हो? सेम हो, ठीक है। जैसे मानो कि एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, सॉरी लंबाई सेम करना पड़ेगा, तो ऐसा है। दोनों का लंबाई सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। दोनों का हेड इधर है ना, तो डायरेक्शन दोनों का सेम है और लंबाई भी सेम है। तो ये दोनों क्या कहलाएगा? ये मानो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो ऐसा लिखिए, वेक्टर ए जो है वो इक्वल है किसके? वेक्टर बी के। क्लियर है? कोई दिक्कत तुमको? ठीक है, इक्वल वेक्टर ये हो गया। और अनइक्वल वेक्टर क्या होगा? कुछ भी चेंज हो जाए, या डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड हो जाए तो वेक्टर विल बी चेंज। कोई दिक्कत? ठीक है। अब दूसरा टाइप बता रहे हैं, अपोजिट वेक्टर क्या होता है? अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, या इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर, या इसका दूसरा नाम क्या है? नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक है। अपोजिट वेक्टर बोलो या नेगेटिव ऑफ वेक्टर बोलो, ठीक। अपोजिट वेक्टर बोलो या नेगेटिव ऑफ वेक्टर बोलो, दोनों क्या है? एक ही चीज, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इसका मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। डायरेक्शन अपोजिट होगा। डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। जैसे देखो, थोड़ा छोटा करते हैं पहले। ठीक, क्या बोले? मैग्नीट्यूड सेम हो और एम भाग रहा था। मैग्नीट्यूड सेम हो और लेकिन डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो।
जैसे जैसे देखो यहाँ पे एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ऐसा बना देते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, लेंथ सेम, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो ये कैसा हो गया तुम्हारा अपोजिट वेक्टर हो गया। ठीक, सपोज को इसका नाम ए रख देते हैं और इसका नाम बी रख देते हैं, बी वेक्टर। तो देखो यहाँ ए जो बी क्या है उल्टा है, अपोजिट है, तो इसको क्या बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर भी बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे। देखो क्या कि ए वेक्टर जो है तुम्हारा, ए वेक्टर जो तुम्हारा है वो क्या है नेगेटिव है बी वेक्टर के, ए वेक्टर जो है तुम्हारा नेगेटिव है बी वेक्टर के। क्लियर है बात? नेगेटिव वेक्टर क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, नेगेटिव का यहाँ मतलब हुआ कि डायरेक्शन अपोजिट है। इसका क्या मतलब हुआ कि डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसका क्या मतलब हुआ मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो यदि हम लोग बोलेंगे तो ए वेक्टर जो है सपोज को ऐसा कोई वेक्टर है, ए वेक्टर हो गया ऐसा और दूसरा वेक्टर ऐसा है, ये हो गया तुम्हारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर जो है ना वो नॉट इक्वल टू बी वेक्टर है, बी वेक्टर का बराबर नहीं है क्योंकि डायरेक्शन नहीं सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन इज नॉट सेम, डायरेक्शन इज नॉट सेम। लेकिन हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ए वेक्टर जो है ना वो नेगेटिव और बी वेक्टर है। दैट मीन्स ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। डायरेक्शन वाइज क्या है? डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। क्लियर है? क्लियर है? सब क्लियर है? ठीक, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जीरो वेक्टर। तीसरा नंबर वेक्टर का नाम है जीरो वेक्टर। दो नाम से पता चलता है, इसका दूसरा नाम है नल वेक्टर, नल। ठीक है, नाम से क्या पता चल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? जीरो। मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो। ठीक, डायरेक्शन क्या होगा इसका? डायरेक्शन के बारे में बताते हैं पहले। डायरेक्शन बारे सॉरी जीरो क्या लिख दिया, डायरेक्शन बारे में डिस्कस करते हैं। पहले ये समझो कि जीरो वेक्टर कहाँ एग्जिस्ट करता है। सपोज करो क्या एक बॉल है, बॉल को ऊपर थ्रो किए तो ये ऊपर गया और यहाँ पे से वापस आ जाएगा, आएगा ना? तो यहाँ पे बॉल का स्पीड कितना होगा बताओ? बॉल का स्पीड कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि एक बॉल है ऐसे गया, जैसे ऊपर जाए स्पीड घटते गया घटते गया घटते गया घटते गया घटते गया घटते गया, जब तक घट रहा है जैसे जीरो होगा वहाँ रुक जाएगा। स्पीड जीरो का क्या मतलब है? रुक जाना। और जैसे रुक गया बिकॉज ऑफ ग्रेविटी नीचे शुरू होना है, फिर बड़ा 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 वहाँ पूरा एकदम फास्ट गिरेगा। ठीक है, तो अब ये जो तुम्हारा यहाँ पे क्या है जीरो वेक्टर, तो ये क्या है तुम्हारा जीरो वेक्टर। अब क्या करो कि इस सिनेरियो को खत्म कर दो, इसको यहाँ से पूरा मिला दो, इरेज कर दो। ठीक है, अब हमसे तुमसे पूछेंगे बताओ यहाँ पे क्या कैसा हुआ हो? अब यहाँ बॉल ऐसा आके यहाँ पे जीरो है कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ जीरो है? बताओ मतलब क्या? यहाँ जो वेलोसिटी वेक्टर जीरो हुआ है वो यहाँ नीचे से ऊपर आकर जीरो हुआ है कि अभी शुरुआत हो रहा है जीरो के नीचे? क्या बताएगा ये? तुम तब बताएगा जब तुम ये चीज देखा है। हम बताए ये चीज नहीं देखा है, तुम नहीं देखा अभी। बस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समय को रोक दो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समय को रोक दो और तुम लंदन से तुम्हें बुलाया यार और तुम आए। अब तुमसे पूछे रे बाबू बताओ ये यहाँ नीचे जाके यहाँ रुका है कि अभी ऊपर से शुरुआत होगा? तो तुम बता पाओगे? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे क्योंकि तुम पास्ट का चीज नहीं देखे हो। मतलब जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं किया गया है क्योंकि हमको पता नहीं है ये ऊपर जाके जीरो हुआ है कि जीरो से शुरू ही हो रहा है। ये ऊपर जाके जीरो हुआ है, ये ऊपर भागने लगा। ठीक, ये ऊपर जाके जीरो हुआ है या जीरो से शुरू हुआ है, ये चीज डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमको पता नहीं है। ठीक है, इसके पास्ट के बारे में हमको पता नहीं है इसलिए हम यहाँ पे अब डिफाइन नहीं कर पा रहे। इसका मतलब जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन है ये नॉट डिफाइंड। क्या होगा डायरेक्शन? नॉट डिफाइंड। डायरेक्शन क्या है? नॉट डिफाइंड। तो जीरो वेक्टर कहाँ ले आए? दो जीरो वेक्टर मैथमेटिकली से तुम सोचो, मैथमेटिकली भी सोचो तुम, मैथमेटिकली
सपोज करो कि यहाँ पे कोई नंबर है, 2 नंबर है, 2 नंबर है, 0, तो LHS में क्या है, नंबर है, क्या है, नंबर है, और RHS में भी क्या है, एक नंबर है। मतलब LHS में जो होगा वही RHS में होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। LHS को मैथमेटिक्स सही बोलता है। तो यदि मानो वो 2 न्यूटन ऐसा वेक्टर है कोई, ऐसा हम ऐसा लिख रहे हैं 2i कैप, ये एक वेक्टर है, अभी पता नहीं क्या है, बस समझ लो ये वेक्टर है। इसमें माइनस करेंगे एक वेक्टर को, जो ये भी एक वेक्टर है, ये दोनों क्या है, वेक्टर है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। तो LHS में क्या देख रहे हैं, ये वेक्टर है। LHS में क्या देख रहे हैं, ये वेक्टर है। तो ये बताओ 0 नंबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए बोले कि भाई साहब यहाँ इसको भी वेक्टर बना दो, इसको भी बना दो वेक्टर, और इसको नाम दे दो 0 वेक्टर या नल वेक्टर, 0 वेक्टर नाम दे दो। क्लियर है? इसका क्या नाम दे दिया, 0 वेक्टर। ठीक, तो क्या नाम देंगे, 0 वेक्टर। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, सिंपली जो सुन लो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मानो कि ए वेक्टर है, अब नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो क्या होगा यहाँ पे, 0 वेक्टर। ये भी तुम्हारा क्या है, वेक्टर है इधर, और इधर भी क्या है तुम्हारा वेक्टर। अब सही है कहानी, अब कहानी सही है। ठीक है, अच्छा ये तुम्हारा क्या है, ये नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ये क्या है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, और ये हमारा ए वेक्टर है। ठीक है ना। तो एक ए वेक्टर और उसका नेगेटिव वेक्टर से माइनस करें तो क्या हो, 0 आएगा। इसका क्या मतलब है, ग्राफिकली देखेंगे तो एक ऐसा वेक्टर है और एक ऐसा वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर को यदि जोड़ दोगे तुम तो आंसर क्या आएगा, 0 वेक्टर। समझ में आया समझ में? कोई दिक्कत? पैरेलल वेक्टर, नाम से क्या पता चल रहा है पैरेलल वेक्टर का, कि 2 वेक्टर एक दूसरे से क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, यदि इस तो पैरेलल हो तो सब ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, क्या एक दूसरे पैरेलल है, पैरेलल नहीं है। पैरेलल लाइन देखिए, पैरेलल लाइन क्या होता है, ये दिस इज अ पैरेलल लाइन, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, दिस 2 लाइन्स आर पैरेलल। यदि हम ऐसा कर बनाएं और ऐसा, क्या ये पैरेलल है? ये भी पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, तो तुम दोनों केस में क्या देख रहे हो, तुम दोनों केस में क्या देख रहे हो, इस केस में तुम देख रहे हो कि डायरेक्शन दोनों का क्या है, डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम है। यहां भी क्या देख रहे हो, डायरेक्शन क्या है, सेम है। देखो यहाँ मैग्नीट्यूड देखो और यहाँ का मैग्नीट्यूड हो, दोनों मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, डिफर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेम है। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। तो मैग्नीट्यूड से खासा फर्क नहीं पड़ रहा है, डायरेक्शन से पड़ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर को डिफिनेशन क्या देंगे कि जिस 2 वेक्टर जिसका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी सकता, डायरेक्शन ऑलवेज भी सेम, डायरेक्शन क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। बात क्लियर है? कोई तो दिक्कत? देखो, तो इसीलिए हम अब एक बार बताओ, हम एक लाइन लिखते हैं कि ऑल, सब नहीं बोलेगा, ऑल इक्वल वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर। लाइन सही है, ऑल इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होगा, लाइन सही है, सही है। तुम सोच नहीं पा रहे हो? यहां देखो, ये कैसा वेक्टर है, ये कैसा वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, डायरेक्शन सेम। इक्वल वेक्टर डेफिनेशन क्या बता, देखो इक्वल वेक्टर डेफिनेशन,
मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम। ऐसा वेक्टर जो मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो पैरेलल वेक्टर में, यहाँ पे जब पैरेलल है, यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, इसलिए कह सकते हैं ऑल इक्वल वेक्टर इज, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब सेम होगा तो डायरेक्शन भी उस समय सेम होगा। मतलब इस केस में देखो क्या होगा तुम्हारा कि इक्वल वेक्टर हो जाएगा, मतलब ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। ये सही है, ये सही है। दूसरा लाइन बोले कि ऑल पैरेलल वेक्टर इज इक्वल वेक्टर। ये लाइन बताओ आंसू सही है? ऑल पैरेलल वेक्टर इज इक्वल वेक्टर, बताओ, सोचो। सही है, सही है, नहीं? ऑल पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर में बताया कि मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो क्या इक्वल वेक्टर होगा? वो होगा? नहीं ना होगा। तो जब मैग्नीट्यूड सेम नहीं है और डायरेक्शन सेम है तो क्या इक्वल वेक्टर होगा? सोचो, नहीं होगा। इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए? डायरेक्शन भी सेम चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो, इस केस में देखो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, पैरेलल वेक्टर है, ये इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है नहीं ना है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट, इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता है। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन, इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन भी सेम चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए। यहाँ डायरेक्शन सेम तो है, चलो मान गए, एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो इक्वल वेक्टर नहीं है। इसीलिए बोल सकते हैं ऑल पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होगा, जरूरी नहीं है। गलत लाइन है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? रह दे, क्या है? बस टाइप खत्म कर दे ना, 2-3 टाइप और खत्म। ठीक है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम है, नाम देख लो और उसका मतलब थोड़ा। एक होगा को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। दो नाम क्या पता चला है? इनिशियल मतलब हुआ टेल, इनिशियल मतलब हुआ टेल से रिलेट कर रहा है। को मतलब हुआ सेम, जिसका टेल सेम हो सब क्या कहलाएगा? को इनिशियल वेक्टर कहलाएगा। ठीक, जैसे देखो ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है, चौथा वेक्टर ये है, तो ये सब कैसा हो गया? को इनिशियल। क्या हो गया? को इनिशियल। सबका टेल क्या है? सेम है। जब सबका टेल सेम हो जाए तो क्या कहलाएगा? को इनिशियल वेक्टर। ठीक है। दूसरा देख लो कनकरेंट वेक्टर। इसमें इसका क्या मतलब होता है? सबका मुंडी सेम हो जाए, ठीक है, सबका हेड जहाँ पे मीट कर रहा है, जब सबका हेड जहाँ पे मीट कर रहा है वही क्या कहलाएगा? कनकरेंट वेक्टर कहलाएगा। कोई दिक्कत? बस। और दूसरा है को लीनियर वेक्टर, को लीनियर वेक्टर, ठीक है। लीनियर मतलब होता है लाइन, जब सब एक ही लाइन पे आ जाए, को मतलब होगा सब सेम, जब सब एक ही लाइन पे आ जाए तो को लीनियर कहते हैं। ये वेक्टर, ये वेक्टर, ठीक है, ये सब क्या हो गया? को लीनियर वेक्टर हो गया। सब क्या एक ही लाइन पे है तो क्या हो गया? को लीनियर वेक्टर हो गया। ठीक, जैसे मानो ऐसे ड्रॉ किए और ऐसा कर दिए, यहाँ लिख दिए ओ ए वेक्टर और यहाँ लिख दिए ओ पी वेक्टर या सॉरी क्यू पी वेक्टर, तो क्या बोलेगा? ओ ए एंड ओ पी क्या है? ये दोनों क्या? को लीनियर। क्या है? को लीनियर। समझ में आया? ये तीनों समझ में आ गया? बस ये तीनों था, कुछ खास था नहीं। अब मेन जो आ रहा है, अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, यूनिट वेक्टर। तो वी विल डिस्कस यूनिट वेक्टर इन लेटर क्लासेस। ठीक, नेक्स्ट क्लास हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो छाप लो तुम लोग तो जो छापना था।